अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। ऑल राइट, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मैं क्या करने जा रहा हूं, आज मैं आपको पेपर सॉल्विंग कराने जा रहा हूं CDS 2023 का। जी हाँ, CDS 2023 का जो पेपर 1 हुआ था उसके हम कुछ सवालों को लेकर आए हैं आपके सामने, और आज उनके कुछ सवालों के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरर को। ठीक है, एरर्स जो भी आपके एग्जाम्स में CDS 2023 में आए हैं उनको लेकर हम लोग करने जा रहे हैं। ये आपके सामने पेपर ओपन हो चुका है। CDS 2023 पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने दिया हो तो उसको आप मैच कराने का प्रयास करें, या अगर आपने नहीं दिया है कोई बात नहीं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप जरा ध्यान से एक एक सवाल को पढ़ने का प्रयास करें और करने का प्रयास करें। देखिए क्या आंसर होता है, मेरे साथ आप भी आंसर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा, हाँ सर मैंने कर लिया था। ठीक है, लिखा यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली टू बी अपडेट विथ करंट अफेयर्स। अगर आपको ये बात पता है तो ठीक, वरना जानिए। बी के बाद डियर अगर कभी कोई वर्ब आना चाहे, बी के बाद अगर कभी कोई वर्ब आना चाहे तो याद रखना बी के बाद वर्ब की दो ही फॉर्म आती है। एक फॉर्म आती है वर्ब की ING फॉर्म और एक फॉर्म आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी के बाद हमेशा दो ही तरह की फॉर्म एग्जिस्ट करती है, एक तो ING और एक थर्ड, राइट। तो यहाँ पे चूंकि ING फॉर्म की बात नहीं कर रहा है, वहाँ पे ये बात कर रहा है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए टू बी अपडेट, नहीं टू बी अपडेटेड, अपने आप को अपडेट करने के लिए। इसका मतलब ये अपडेट नहीं होगा डियर, ये हो जाएगा अपडेटेड। टू बी अपडेटेड विथ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में अपने आप को अपडेट करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो गया उसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा इसका आप लोग एक बार आंसर दें। मैं 10 सेकंड का वेट कर रहा हूँ ताकि तब तक आप इसका आंसर कर दें। आवर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाई अस बाई दिस वीकेंड, नो एरर। इसका आपको आंसर करना है कि आवर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाई अस दिस वीकेंड। देखो इसका एक्टिव वर्जन पता है, इसका एक्टिव वर्जन अगर तुम लिखते ऐसे लिखते, वी विल लिखना था, वी विल विजिट our parents ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट लिख लेना। वी विल विजिट आर पेरेंट्स दिस वीकेंड, ये है। तो बेटा इसमें क्या दिक्कत है, हम लोग कह रहा है कि हम लोग विजिट करेंगे किसको, अपने पेरेंट्स को मिलने जाएंगे, मुलाकात करेंगे उनसे, कब, इस वीकेंड। तो इसी का पैसिव वॉइस है ये लिखा, इसी का पैसिव देखो ना, आर पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाई अस दिस वीकेंड। तो कहीं पे कुछ कमी है ही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। इसी का ये एक्टिव वर्जन था और उसी का वो पैसिव वर्जन था। तो पैसिव सेंटेंस भी तो सही होते हैं ना भाई, बस सही तरीके से लिखे गए हों, सही हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट भैया। नेक्स्ट आपके सामने है, हाउ एवर द टास्क इज फ्रॉम डन particularly in ensuring equity in the distribution of quality education। देखो कुछ फ्रेज होती हैं जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे जो ऊपर लिखा हुआ है कि हाउ एवर द टास्क इज फ्रॉम डन। अब तुमको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस पढ़ के ऑकवर्ड लग रहा होगा कि हाउ एवर द टास्क इज फ्रॉम डन। टास्क इज फ्रॉम डन का कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है क्या। एक्चुअल में क्या होता है कि एक फ्रेज होती है फॉर फ्रॉम डन, मतलब कोई चीज अभी होना बाकी है, किसी चीज का पूरा होना बाकी है, किसी भी चीज का पूरा होना बाकी है, किसी भी चीज का पूरा होना बाकी है, ऐसा मीनिंग कन्वे करना है। तो फिर हम क्या करते हैं, ये फ्रेज यूज करते हैं फार फ्रॉम डन। तो मैंने कहा जो आपका टास्क है, जो आपका काम था, एजेंडा था, वो अभी इट इज़ फार फ्रॉम डन, मतलब अभी बहुत दूर है पूरा होने से, मतलब अभी बहुत काम बाकी है। ऐसा कह रहा है कि हाउ एवर द टास्क इज फार फ्रॉम डन, अभी तो यार
काम का पूरा होना बहुत ज़्यादा बाकी है, पर्टिकुलरली इन इंश्योरिंग इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, मतलब इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करने में अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, क्योंकि इसको करने में बहुत सारा वक्त अभी लगेगा, इतनी जल्दी ये काम होने वाला नहीं है। तो बस गलती हो गई कि इस फ्रॉम डन की जगह पे हटाकर आपको लिखना पड़ेगा फार फ्रॉम डन। तो करेक्ट ऑप्शन इज हो जाएगा ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए, थर्ड में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कैसे करना है। आ जाओ भाई। लुकिंग अहेड द यूनिवर्सिटी इज एक्सपेंजिंग रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज टू ऐड मोर फैसिलिटीज। ये आर नहीं है, ये मतलब मोर लिखा था, यहाँ पे इन्होंने मिसिंग कर दिया है, मैं लिख दे रहा हूँ मोर फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। यहाँ पे स्टाफ्स रहा होगा, गलती से हटा दिए। चलो अब गलती क्या हो रही है देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि लुकिंग अहेड द यूनिवर्सिटी इज एक्सपंजिंग, एक्सपंज एक शब्द होता है EXPUNG, और एक होता है एक्सपैंड EXPAND। सुनना, एक्सपंज का मतलब होता है कोई चीज़ को डिक्रीज करना, एक्सपंज करना मतलब उसको क्या करना, डिक्रीज करना, टू डिक्रीज। और जो ये एक्सपैंड लिखा हुआ है, एक्सपैंड का मतलब होता है टू इंक्रीज, टू इंक्रीज। अगर हम कभी एक्सपंज वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली इसका मतलब हम कह रहे हैं कि कोई चीज़ हम कम कर रहे हैं, और अगर हम एक्सपैंड यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कोई चीज़ बढ़ा रहे हैं। अब आप बताइए, अगर आप चाहते हो, आपकी यूनिवर्सिटी है और आप अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने स्टाफ्स के लिए एक जो फैसिलिटीज़ हैं उनको क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, मतलब फैसिलिटीज़ और बढ़ाना चाहते हो। किसी भी जगह पे अगर आप फैसिलिटी बढ़ाना चाहते हो तो बेटा आपको रेवेन्यू खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि द यूनिवर्सिटी इज एक्सपेंडिंग रेवेन्यू जनरेशन, आपको और रेवेन्यू कमाने पड़ेंगे, जनरेट करने पड़ेंगे, तभी तो तुम क्या करोगे, फैसिलिटीज़ को क्या कर पाओगे, ज़्यादा फैसिलिटीज़ को ऐड कर पाओगे। किसके लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए और अपने स्टाफ्स के लिए। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया, रेवेन्यू जनरेशन नहीं बढ़ाया अपना, जब पैसा ही नहीं आएगा तो भाई आप फैसिलिटीज़ कहाँ से बढ़ा दोगे। इसका मतलब है यहाँ गड़बड़ ये हो गया कि एक्सपेंजिंग की जगह पे एक्सपेंडिंग हो जाएगा। एक्चुअल में ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स के पार्ट्स होते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ऐसे एक्सपेंज, एक्सपेंड ना, वैसे इसे मैंने कह दिया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एस्पेक्ट। ये जो एक्सपेक्ट, ये जो वर्ड हम लिख रहे हैं ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर वकैब की समझ आपकी जहाँ भी आपने पहले पढ़ाई कर रखी थी, मुझे नहीं पता आपने कहाँ पढ़ा, जहाँ भी पढ़ा होगा, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वहाँ पे वकैब पढ़ाई गई होगी। वकैब का मतलब आम बच्चा क्या समझता है, वकैब का मतलब बेचारा वो समझता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एक ये समझता है और एक समझता है ईडियम्स एंड वन वर्ड। उसे लगता है कि इतने में वकैब खत्म हो गई ना भाई, ये तो बड़े बेसिक बातें हैं, तुम कक्षा 3 से पढ़ते आए हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लगातार पढ़ रहे हो। क्या नहीं पढ़ रहे हो, वो ये नहीं पढ़ रहे, देखो वकैब में ये नहीं पढ़ रहे हो। एक तो तुम नहीं पढ़ रहे हो फ्रेजल वर्ब, जो कि सबसे अहम रोल प्ले करता है किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए। दूसरा तुम नहीं पढ़ रहे हो कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जो ऊपर लिखा हुआ है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तीसरा तुम नहीं पढ़ रहे हो होमोफोन्स, होमोफोन्स जिनके साउंड सेम होते हैं, राइट। ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, फ्रेजल वर्ब है, होमोफोन्स हैं, ये अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, और एक रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इनसे अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत बेहतर हो जाती है। तो ये सब अगर आप वकैब में नहीं पढ़ समझ रहे हो, बेटा इसको रट नहीं सकते, इसको रट सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स तुम कैसे भी रट सकते हो, उसको तुम चाह कर नहीं रट पाओगे, ज़िंदगी में रट पाओगे। उसको समझना पड़ेगा एग्जाम्पल के सहारे, एग्जाम्पल के सहारे कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कौन कहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे चूंकि मामला एक्सपेंड करने का है, इसलिए हम एक्सपेंडिंग लगा रहे हैं, ना कि कम करने का है। कम करने से आप फैसिलिटीज़ बढ़ा नहीं पाएंगे, बल्कि आप रेवेन्यू बढ़ा के फैसिलिटीज़ को बढ़ा पाएंगे, राइट। आओ नेक्स्ट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब योर एप्लीकेशन मस्ट रिसीव्ड। अब देखो फिर से वही बात, मस्ट क्या है बेटा, मस्ट एक मॉडल है, क्या है, मॉडल है,
अब तुमको पता है कि मॉडल जब भी आता है तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो तुमको पता है कि फिर रिसीव्ड कैसे लिखा आपने, मॉडल के बाद सेकंड फॉर्म कैसे लगा दिया, तो ये रिसीव्ड हटाओ और लिखना पड़ेगा बेटा मस्ट रिसीव, सॉरी ये पैसिव बनेगा, फॉर द जॉब योर एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव्ड। यहाँ पे रिसीव्ड सही लिखा है, बस एक काम कर लो, इसके पहले मस्ट के आगे बी लगा लो ताकि मस्ट जुड़ जाएगा बी के साथ। देखो ना ऐसे ऐसे समझ लो, मस्ट के आगे बी लगाओ और बी के आगे लिखो रिसीव्ड, पैसिव बना लो। पैसिव क्यों बनेगा? बिकॉज एप्लीकेशन रिसीव नहीं करेगा, यार लिख जाओ भाई, एप्लीकेशन रिसीव नहीं करेगा बल्कि एप्लीकेशन को रिसीव किया जाएगा। इसका मतलब है कि मस्ट एक मॉडल है और मॉडल के बाद सेकंड थर्ड फॉर्म तो आएगी नहीं, तो मॉडल के बाद क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म। तो बी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। क्योंकि तुमको बताया था कुछ देर पहले अभी बेटा कि बी के बाद दो तरह की फॉर्म आती है, एक आती है आईएनजी फॉर्म, एक आती है थर्ड फॉर्म। दोनों में फ़र्क क्या है? थर्ड फॉर्म तब आएगी बी के बाद जब आपको पैसिव मीनिंग कन्वे करना हो। कैसी मीनिंग? पैसिव मीनिंग कन्वे करना हो। लेकिन जब आपको एक्टिव मीनिंग कन्वे करना हो तो याद रखो बेटा फिर आईएनजी फॉर्म लगाना। ये दो ही तरह की फॉर्म्स आती हैं बी के बाद, एक तो आईएनजी फॉर्म और एक थर्ड फॉर्म। आईएनजी फॉर्म एक्टिव मीनिंग के लिए आएगा और पैसिव मीनिंग के लिए थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पैसिव मीनिंग देनी, पता कैसे लगा पैसिव मीनिंग? क्योंकि सब्जेक्ट इसका जो है वो उस काम को नहीं करेगा, लगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, अगर ये सब्जेक्ट इस काम को नहीं करेगा बल्कि इसके ऊपर किया जाएगा, इसी को बोलते हैं पैसिव। इन शॉर्ट इसी को पैसिव बोलते हैं। एक्टिव किसको बोलते हैं? इसी को। अगर लगे ये सब्जेक्ट इसी काम को कर रहा है तब तो ये एक्टिव है, लेकिन लगे सब्जेक्ट ये काम नहीं कर रहा है बल्कि इसके ऊपर किया जा रहा है तो पैसिव है। हमने बताया कि एप्लीकेशन रिसीव नहीं करेगा, रिसीव होना चाहिए, दैट इज बी रिसीव। आ जाओ नेक्स्ट। परहैप्स द बिगेस्ट थ्रेट टुडे, आज जो सबसे बड़ा जो हमारे पास थ्रेट है, हमारे पास जो चैलेंज है वो क्या है? इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। आज जो क्लाइमेट का लगातार बदलाव हो रहा है ऑन फूड सिस्टम्स, फूड सिस्टम में, एंड लाइवलीहुड्स ऑफ पुअर फार्मर्स। लाइवलीहुड्स नहीं होता बेटा, जीविका, जीविका को बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म में लाइवलीहुड। तो लाइवलीहुड एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप ऐसे लिखो लाइवलीहुड। ठीक, जैसे फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, जैसे इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होता, तो वैसे लाइवलीहुड का लाइवलीहुड्स नहीं होता, तो लाइवलीहुड लिखना पड़ेगा। जीविका, जीविका किसकी? पुअर फार्मर्स की, जनरल सेंस बात हो रही है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 7। इन सच अ volatile global environment, it is heartening that India demonstrated admirable resilience and achieved robust recovery. देखो एक बात समझो, क्या आप लोग ये समझते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इनडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है और पास्ट इंडेफिनिट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट यही ना कि हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट क्या है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अंतर ये है डियर, अगर कभी लगे जो टाइम है, टाइम यहाँ लिख दे रहा हूँ, होता क्या है कि अगर कभी टाइम हमारे पास पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट का भी होता है तो फिर यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये बातें हमने बैच में पढ़ा रखी है, जो लोग पढ़ रहे होंगे बैच में, पेड बैच में, उनको पता होगी। टाइम अगर केवल पास्ट हो, प्रेजेंट ना हो, उसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुकात ना हो, मतलब जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ उसकी प्रेजेंट तक कोई इफेक्टिविटी ना हो, तो फिर हम उसको बनाते हैं पास्ट टेंस, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। ये दोनों में अंतर होता है मैडम। हाँ, पास्ट प्लस प्रेजेंट, मतलब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट तक एक्टिव हो तो प्रेजेंट के परफेक्ट बनाओ, लेकिन अगर वो एक्शन केवल पास्ट में ही वैलिड हो, प्रेजेंट में कोई वैलिड ना हो, तो फिर पास्ट इंडेफिनिट बनाओ। ये कह रहा है कि इट इज़ हार्टनिंग। एक सेंटेंस सुनो, मैं तुमको एक सेंटेंस बोलता हूँ, शायद तुम इस बात को रिलेट कर पाओगे वरना ना कर पाओ शायद। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ तो मैं इस पर आता हूँ, इसको समझने के लिए 1 मिनट लूँगा आपका, मैं थोड़ा और बेहतर क्लैरिटी आ जाएगी। मैंने कहा I am sad that
दैट ही हैज़ फेल्ड द एग्जामिनेशन, सुनना ध्यान से हाँ, और रिलेट करने अपने आप को। ही हैज़ फेल्ड होगा या ही फेल्ड होगा, ये समझना है। हैज़ फेल्ड प्रेजेंट परफेक्ट और फेल्ड पास्ट इंडेफिनिट। हम डिसाइड तब कर सकते हैं इंडिविजुअली सही ये भी है, इंडिविजुअली सही ये भी है। अगर इंडिविजुअली अगर देखेंगे तो ना तो पास्ट इंडेफिनिट गलत है और ना प्रेजेंट परफेक्ट गलत है, लेकिन हमें देखना किस रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में। कह रहा है कि आई एम सैड, मेन सेंटेंस क्या लिखा है, आई एम सैड। कह रहा है मैं दुखी हूँ। अगर मैं दुखी हूँ इसका मतलब रिजल्ट कब आया होगा, कुछ देर पहले। रिजल्ट आया होगा पास्ट में। पास्ट में जो रिजल्ट आया उसका जो प्रभाव है प्रेजेंट तक है कि नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट तक इसलिए है क्योंकि वो बंदा अभी भी क्या है, दुखी है, और वो कह रहा है कि मैं दुखी हूँ कि ये आदमी फेल हो गया है। फेल तो हुआ पास्ट में, 2 घंटे पहले रिजल्ट आया, लेकिन अभी भी मामला गंभीर है, पूरा घर उसका दुखी है, पूरा घर रो रहा है, खुद रो रहा है, लोग मार रहे हैं। इसका मतलब जो एक्टिविटी पास्ट में हुई प्रेजेंट तक इफेक्टिव है। ये जान कैसे गए, इसका रेफरेंस यहाँ दे रखा था, इसलिए इस वक्त अब ये सही मानना पड़ेगा, इसको गलत मानना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ना होता तो फिर तो तुम चाहे ये भी लिखो और ये लिखो, दोनों सही हो जाएंगे। बिना रेफरेंस के कोई भी टेंस लगाओ दोनों सही है। ये हटा दो तो ये भी सही ये भी सही। वैसे यहाँ पर भी ये जो दैट के बाद लिखा गया है ये किसके रेफरेंस लिखा गया, इसके रेफरेंस में। इट इज़ हार्टनिंग, तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है। अगर प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है तो फिर इसको लिखना पड़ेगा प्रेजेंट के परफेक्ट में। इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड नहीं भैया, इंडिया हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड, इंडिया हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये बात प्रेजेंट से रिलेटेड हो रही है। तो जब कोई बात पास्ट से स्टार्ट होकर प्रेजेंट तक के लिए वैलिड हो, प्रेजेंट में रिलेट कर रही हो, कोई भी बात तुम्हें अगर प्रेजेंट से रिलेट करके बोलनी होती, बतानी होती, कहनी होती है, तो ऑलवेज यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोनों में डिफरेंस होता है डियर। ये डिफरेंस ज़्यादा क्लैरिटी अगर आपको चाहिए, ज़्यादा क्लैरिटी आपको चाहिए, तो जो लोग मेरे ख्याल से बैच में होंगे वो बेहतर समझ पा रहे होंगे कि हाँ सर आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करा रखी है। मैंने कई सारे सेंटेंस भी लिखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है। इसमें बाकायदा आपको मैंने काफ़ी अच्छा खासा हेल्दी डिफरेंस दिखाने का प्रयास किया था। अब चूंकि सोल्यूशन के पेपर में हम बहुत ज़्यादा डिटेल जाएंगे तो फिर पेपर खराब हो जाएगा, तो बेहतर होगा इतने से काम चलाइए, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में कभी करेंगे, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड, write an email to your friend expressing you regret for not being able to attend his birthday party. Write an email to your friend expressing you regret लिखा है, देखो expressing you regret, ये तो कुछ होता ही नहीं है। regret एक्चुअल में नाउन फॉर्म है, तो नाउन के पहले कौन आएगा, एडजेक्टिव आएगा। जब एडजेक्टिव आएगा तो बेटा यू एडजेक्टिव फॉर्म नहीं होता, यू का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, योर होता है, ये होता है एडजेक्टिव फॉर्म। लेकिन जो यू होता है ये सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो यू काटो और यू की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, योर लिखना पड़ेगा। तो एक्सप्रेसिंग योर रिग्रेट मतलब कह रहा है कि एक ईमेल लिखो अपने दोस्त को, एक्सप्रेसिंग योर रिग्रेट, अपने पश्चाताप को दिखाते हुए, झलकाते हुए, क्या, फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, क्योंकि तुमने बर्थडे पार्टी उसकी अटेंड नहीं कर पाए थे। वो अटेंड ना कर पाने के लिए जो जिस वजह से आप नहीं कर पाए, अटेंड नहीं कर पाए, उसमें तुमको रिग्रेट हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उस दुख को जाहिर करते हुए तुम क्या करो, एक ईमेल लिखो अपने दोस्त को, ताकि उसको लगे कि हाँ यार चलो मेरा दोस्त नहीं आ पाया, इसके लिए उसने मुझे बताया, तो यार दुख उसको भी है, ऐसा नहीं दुख मुझे ही केवल है, दुख उसको भी नहीं आ पाया, ऐसा, ठीक है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स अपीयर लाइक वेस्ट बंगाल सो मच दैट दे स्पेंड मोर टाइम हियर दैन, देखो ये मोर लिखा है, इस मोर के लिए डिग्री आ रही है दैन, कनेक्टर, वो डिग्री है इसका कनेक्टर, इन द नेबरिंग स्टेट्स फ्रॉम वेयर दे क्रॉस ओवर। देखो ये जो लिखा गया है एक्चुअल में, देखो जरा अपीयर और लाइक, ये बात तुमको अगर पहले से पता है ठीक है ना, जानो पहले कि जो अपीयर होती है ये एक वर्ब होती है, और लाइक भी क्या होती है, लाइक हालांकि दोनों होती है, वर्ब भी होती है और ये प्रपोजिशन भी होती है, ठीक। लेकिन जैसा यहाँ लिखा है ये प्रपोजिशन नहीं है, ये वर्ब है, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उसको वर्ब मानना पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि अपीयर के साथ अगर हम कभी कोई दूसरी वर्ब जोड़ें
तो किससे जुड़ेगी, इन्फिनेटिव से जुड़ेगी या जीरेंड से जुड़ेगी, ये समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे एक सेंटेंस कहा कि ही अपीयर्स टू ज्वाइन बीजेपी या ज्वाइनिंग बीजेपी, ये ऑप्शन अगर मैं आपको दूं तो आप किस किस ऑप्शन के साथ जाएंगे। ही अपीयर्स कोई बंदा है और मुझे उसकी बातों को सुनकर लगा कि यार ये आदमी आजकल बीजेपी कर रहा है, इसका मतलब बीजेपी मय हो रहा है, इसका मतलब लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लड़का जरूर बीजेपी ज्वाइन करेगा। तो मैंने उसको ऐसे कहा ही अपीयर्स, ऐसा लग रहा है कि ये ज्वाइन करेगा बीजेपी को, तो हम क्या लिखें, ये इन्फिनेटिव है 2 + V1 और ये जीरेंड है, तो ही अपीयर्स ज्वाइनिंग बीजेपी या ही अपीयर्स टू ज्वाइन बीजेपी, क्या लिखना उचित होगा, ये समझना है। तो याद रखो अपीयर के बाद कभी जीरेंड मत यूज़ करना, अपीयर के बाद हमेशा इन्फिनेटिव यूज़ करना। उसके पीछे का रीज़न दूसरा है, उसके पीछे का रीज़न ये है, इसका पता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है डियर, ये नीचे लिख दे रहा हूँ, ही अपीयर्स दैट ही विल ज्वाइन बीजेपी, ये है इसका मतलब, ही अपीयर्स दैट ही विल ज्वाइन बीजेपी। जब ये बात समझ में आ जाए कि इसका मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि ये लड़का ज्वाइन करेगा किसको, बीजेपी को, तो ज्वाइन किया नहीं है, किया नहीं मतलब अनडन काम है। याद रखो किसी अनडन एक्शन को दिखाने के लिए वी ऑलवेज यूज 2 + V1। इन्फिनेटिव कभी जीरेंड कभी अनडन एक्शन को नहीं दिखाते। जो जीरेंड होते हैं डियर वो कभी भी अनडन एक्शंस को नहीं दिखाते, वो हमेशा किसको दिखाते हैं, किसी डन एक्शन को। तो हमें यहाँ दिखाना है अनडन एक्शन, और तो अनडन एक्शन कभी इससे नहीं आता, इससे आता है, दैट इज। तो ही अपीयर्स टू ज्वाइन बीजेपी। और वैसे भी अपीयर्स के बाद हम नाउन यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज अपीयर्स एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, और जब इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये यूज़ नहीं कर पाएंगे, और ये टू ज्वाइन यहाँ पे एडजेक्टिव है इस ही के लिए, राइट। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे गलती क्या हो गई, माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स अपीयर टू लाइक, तो अपीयर लाइक नहीं, अपीयर टू लाइक, मतलब अलग अलग लिख दो भाई, मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा, अपीयर टू लाइक, ये होगा अपीयर टू लाइक। कह रहे हैं कि माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स अपीयर, ऐसा लग रहा है कि ये एलिफेंट पसंद करते हैं वेस्ट बंगाल को सो मच, बहुत ज़्यादा, दैट दे स्पेंड मोर टाइम, क्योंकि यहीं पे बहुत टाइम अगर गुजारते हैं, अगर जो आदमी जहाँ ज़्यादा टाइम गुजार रहा है इसका मतलब उस जगह को ऐसा लग रहा है ये लोग पसंद करते हैं, तभी ऐसा कर रहे हैं, राइट, ये लिखा हुआ है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। एज सच कोई बहुत मतलब नई बात नहीं है, मतलब अच्छी बात है जो जान सकते हो आप। तो अपीयर के साथ हम लोग इस तरह के केस करते हैं, राइट। तो अच्छा, अपीयर के साथ हम लोग इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। मैं एक आध केस आपको और लिख देता हूँ। जैसे अपीयर के साथ हम इन्फिनेटिव तो यूज़ करते हैं, लेकिन ध्यान रखो जो अपीयर के साथ यूज़ करेंगे, जैसे ही अपीयर्स टू वेटिंग फॉर समवन, देखो यहाँ भी इन्फिनेटिव ही लगाया है, लेकिन ये इन्फिनेटिव कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है। कैसे इन्फिनेटिव है, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। पहली वाली कौन सी थी, इंडेफिनिट इन्फिनेटिव थी। ऐसा होता है डियर, ऐसा 2 + V1 जो होता है ये इंडेफिनिट इन्फिनेटिव होता है। कैसा होता है, इंडेफिनिट इन्फिनेटिव। जहाँ आपको पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा सारी बातें, नहीं बताया गया है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपको वहाँ सब सिखाया जाएगा। 2 B + ING फॉर्म ये होता है कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होता है डियर परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव। टू हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की ING फॉर्म ये होता है डियर परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। ऐसा होता है स्ट्रक्चर, रहेगा सब इन्फिनेटिव, क्योंकि अपीयर के बाद आएगा इन्फिनेटिव ही। तो ही अपीयर्स टू बी वेटिंग, ये भी एक इन्फिनेटिव है। हमने फिर कह दिया कि ही अपीयर्स टू हैव completed his homework। इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा लग रहा है कि ये लड़का इंतज़ार कर रहा है किसी का, ऐसा लग रहा है कि ये लड़का इंतज़ार कर रहा है किसी का। ये क्या मतलब दे रहा है? ये कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये लड़का अपना काम किया हुआ है। टू हैव कम्प्लीटेड हिज होमवर्क, मैंने सबको डाटा जिसका होमवर्क नहीं है वो खड़ा हो जाए। तो कोई लड़के एकदम मुस्कुराहट बैठे हुए थे, इसका मतलब मुस्कुरा रहे हो, चेहरे पे चमक, इसका मतलब जरूर तुम करके आए हो, इसका मतलब ये लड़का जरूर होमवर्क किया हुआ है। तो ये बेटा अपीयर्स के बाद इस तरह के सीन हम लोग यूज़ करते रहते हैं, तो जानते रहो, समझते रहो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते। लिखा है ट्रक्ड नीटली, ट्रक्ड हो नहीं होता बेटा, ट्रक्ड तो वर्ड ही गलत हो जाएगा, बेसिकली होता है टग्ड, टग्ड, टक इन एक शब्द होता है, टग्ड, टकिन, टकिन समझते हो? टकिन का मतलब शर्ट को इन करना, जैसे हम शर्ट जब पहनते हैं तो शर्ट को इन कर लेते हैं, पैंट के अंदर इन करना, इनसाइड करना। तो कह रहे हैं टग्ड नीटली, टग्ड नीटली का मतलब सही तरीके से टग्ड करना उसको। अंडर द पाइल ऑफ क्लॉथ्स इन द कपबोर्ड आर द लेटर्स रिटन बाय माय मदर टू माय फादर 30 years ago। तो ध्यान रखो, ट्रक्ड नहीं होता, टग्ड होता है, TUCKED। तो टग्ड लिखो, टग्ड वर्ड ही गलत होता है। तो कुल मिला के ये हमारा रहा 10 सवाल आज आपका। ये आपके CDS के पेपर सारे सॉल्व हो गए भैया आपके। तो आपको समझना है डियर, ये हमने आज आपके सामने CDS 2023 के पेपर सॉल्व किए, पेपर 1। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए चले, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें आपको सीखने को मिले होंगे। और जिन कॉन्सेप्ट पे आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है, या आप चाहते हो कि सर इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर और ज़्यादा प्रैक्टिस हमको करवा दीजिए ताकि अगर कोई वेरिएशंस आए तो उसको हम समझ पाएँ, तो बेटा आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे ओपन प्लेटफॉर्म में कमेंट करो कि किस टॉपिक पर तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं। ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपके इच्छा अनुसार मैं वीडियो बनाऊंगा। आप बताओ किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो मस्त रहिए, एंजॉय करिए, सेशन को दोबारा देखिए, 1-2 बार और देखिए, और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, बेहतर लगे तो शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और आपके लिए पेपर सॉल्विंग को लेकर आके फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।